है दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पर, इसलिए मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे, मोटिवेशन मिलती रहे। आप लोगों के साथ के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज हम ध्रुव राठी की एक वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं जिसका टाइटल है रियलिटी ऑफ अंबानीज फैमिली, जिसमें ध्रुव राठी ने अंबानीज फैमिली की पूरी जानकारी बहुत बेहतरीन अंदाज में, बहुत बेहतरीन तरीके से दी है और वो सच्चाई बताई है जो आज तक आपको कोई नहीं जानता होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। अनिल अंबानी की सारी कंपनियों पे कुल मिला के 1,72,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इन्होंने सिर्फ इंडियन बैंकों से नहीं बल्कि चाइनीज बैंकों से भी कर्ज लिया था। अनिल को अब लगने लगा कि उनके सारे बिजनेस फेलियर्स के पीछे मुकेश अंबानी का ही हाथ है। अनिल को जेल जाने से बचाने के लिए उनकी मां मुकेश से मदद मांगती है। ये अंबानीज के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इकलौता नहीं था। क्या यहाँ कोई अनिल अंबानी की जान लेने की कोशिश कर रहा था? नमस्कार दोस्तों, साल 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी थे। इनकी वेल्थ $42 बिलियन थी, अपने भाई मुकेश अंबानी से भी ज्यादा। लेकिन 16 साल फास्ट फॉरवर्ड करो, आज 2024 में अनिल अंबानी कहीं भी स्टैंड नहीं करते। कर्जदार इनके पीछे पड़े हैं, कई सारे कोर्ट केसेस इन पर चल रहे हैं और सेबी ने इनको अब इंडियन मार्केट से बैन कर दिया है 5 सालों के लिए। आखिर ये कैसे हुआ? इस डाउनफॉल की कहानी के पीछे छिपी है 2 भाइयों की ऐसी लड़ाई जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है। एक ऐसी लड़ाई जिसका असर पूरे देश के पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिस्टम पर देखने को मिला है, और एक ऐसी लड़ाई जिसमें अलग अलग पार्टीज के पॉलिटिशियंस भी बीच में इन्वॉल्व हुए हैं। आइए आज के वीडियो में जानते हैं दोस्तों पूरी कहानी मुकेश और अनिल अंबानी की। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो भी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, हो सकता है वो आपको सुनने में बहुत शॉकिंग लगे, लेकिन एक भी चीज मेरी खुद से बनाई हुई नहीं है, मेरी अपनी राय नहीं है। एक एक लाइन, एक एक क्लेम का सोर्स किसी ना किसी पुराने न्यूज आर्टिकल से है या किताब से है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों इन दोनों भाइयों के पिता से, धीरू भाई अंबानी। एक वक्त पर धीरू भाई अंबानी एक गैस स्टेशन के अटेंडेंट होते थे, लेकिन 1980s तक आते आते ये इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक बन गए थे। फरवरी 1986 की बात है कि इन्हें एक स्ट्रोक हो गया और इसकी वजह से इनका राइट हैंड पैरालाइज हो गया। इसके बाद ही था कि इन्होंने अपने बेटों मुकेश और अनिल को बिजनेस सौंपना शुरू किया। मुकेश अंबानी थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के थे, तो वो ऑपरेशन संभालते थे। उनका काम था टाइम और बजट में मेगा प्रोजेक्ट्स को सेटअप करना। तो वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी थोड़े एक्सट्रोवर्ट थे, इसलिए रिलायंस के वो पब्लिक फेस बन गए। पब्लिक रिलेशंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, सरकार के साथ लॉबिंग और मार्केटिंग संभालना उनका काम था। सन 1991 में धीरू भाई ने मुकेश अंबानी को रिलायंस का वाइस चेयरमैन बना दिया, जबकि अनिल अंबानी कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ही बने रहे। ये क्लियर इंडिकेशन था कि धीरू भाई मुकेश को ही प्रेफर करते थे और ऐसे ही से देखा जा रहा था कि उनके बाद रिलायंस को मुकेश ही संभालेंगे। आई थिंक सारी प्रॉब्लमों की जड़ यहाँ से शुरू हुई। टाइम के साथ साथ रिलायंस की ज्यादातर एक्टिविटीज मुकेश के हाथ में जाने लगी। उन्होंने अपने दोस्तों को रिलायंस में बढ़ाना शुरू किया, जैसे कि आनंद जैन और मनोज मोदी। आप शायद सोचोगे कि आखिर क्या कारण था कि धीरू भाई मुकेश को ही प्रेफर करते थे, अनिल को नहीं। इसके पीछे कई कारण थे, इनमें से एक पारिवारिक भी था। अनिल अंबानी का टीना मुनीम से शादी करने का डिसीजन। आई थिंक ये बात किसी को पता नहीं होगी, मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चल रही है। टीना मुनीम बॉलीवुड की एक ग्लैमरस सेलिब्रिटी थी अपने समय की। ये पहले मिस इंडिया बनी थी और इनकी पहली फिल्म देश परदेश बड़ी हिट हुई थी। इन्हें साल 1980s में मॉडर्न इंडियन वुमेन की तरह देखा जाता था। इनके कपड़े उस वक्त के हिसाब से रिवीलिंग माने जाते थे और ये फेमस एक्टर राजेश खन्ना के साथ लिव इन में भी रहती थी। अनिल अंबानी की इनसे मुलाकात हुई थी एक पार्टी में। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फैसला किया अनिल ने कि वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक सोशल हर्डल था। बात यह थी कि अंबानी फैमिली एक कंजर्वेटिव गुजराती फैमिली थी और किसी भी हालत में वो टीना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। धीरू भाई अंबानी ने इस शादी का बहुत विरोध किया, इनफैक्ट इसे तोड़वाने की पूरी कोशिश करी। गैस वॉर्स, क्रॉनिक कैपिटलिज्म एंड द अंबानीज, इस किताब के पेज नंबर 41 पर देखिए क्या लिखा है। धीरू भाई अंबानी ने सरकार के भीतर अपने क्लाउड का इस्तेमाल किया और टीना पर ईडी की रेड पड़वा दी। कैरेवन मैगजीन में 2015 में लिखा गया यह आर्टिकल इस चीज को कंफर्म करता है कि टीना पर रेड पड़ी थी ईडी की। लेकिन अपने फादर के ऑब्जेक्शंस के बावजूद अनिल ने कहा कि वो टीना से ही शादी करेंगे। अनिल को यह भी पता चला कि ईडी की टीम ने टीना के साथ मिसबिहेव किया था। इसी के बाद ही अनिल ने धीरू भाई को धमकी दी कि अगर वो टीना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो वो फैमिली छोड़ देंगे। पूरा फिल्मी ड्रामा चल रहा था यहाँ पर। इसके बाद फैमिली और फ्रेंड्स ने इंटरवीन किया और धीरू भाई को शादी कराने के लिए राजी किया।
अनिल अंबानी का प्यार तो सच्चा कहवा है मेरे हिसाब से। फरवरी 1991 में इनकी शादी होती है और टीना मुनीम बन जाती हैं टीना अंबानी। दूसरी तरफ मुकेश की कहानी बिल्कुल उल्टी थी। मुकेश ने उस लड़की से शादी करी जो उनकी माँ को पसंद थी। उनकी माँ कोकिला बेन ने एक भरतनाट्यम डांस रिसाइटल में नीता दलाल को देखा और कुछ इस तरीके से शादी होती है मुकेश और नीता की। नीता दलाल नीता अंबानी बन जाती हैं और अब फैमिली में इन्हें असली बहू माना जाने लगता है, जबकि टीना को एक आउटसाइडर की तरह देखा जाता है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज में यही फ़र्क है। माँ बाप अरेंज मैरिज वाली लड़कियों को ज़्यादा इज्जत देते हैं लव मैरिज के मुकाबले में। धीरू भाई और कोकिला बेन फैमिली के इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए नीता पर डिपेंडेंट होते हैं और दूसरी तरफ टीना को कोई भी बड़ा रोल नहीं मिलता। ऊपर से साल 1994 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। संदीप टंडन जो एक IRS ऑफिसर थे जिन्होंने टीना के घर पर ईडी की रेड मारी थी, वो रिलायंस को एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मुकेश के अप्रूवल से ये रिलायंस को ज्वाइन करते हैं और अनिल इससे बहुत चिढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि मुकेश को ये लगता था कि सिर्फ वही रिलायंस को 21वीं सेंचुरी में लेकर जा सकते हैं। इसके संकेत मिलने शुरू हुए जब रिलायंस ने टेलीकॉम सेक्टर में अपनी एंट्री की। रिलायंस इन्फोकॉम नाम की एक कंपनी बनाई गई और इसमें ना अनिल और ना ही अनिल के किसी आदमी को कोई मेजर रोल दिया गया इस कंपनी में। इस रिलायंस इन्फोकॉम कंपनी की मालिक एक और कंपनी थी जिसका नाम था रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और इस कंपनी का 50.55% शेयर मुकेश और नीता अंबानी होल्ड कर रहे थे और 45% शेयर RIL होल्ड कर रही थी। RIL रिलायंस की मेन कंपनी थी और इस मेन कंपनी के भी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी खुद थे और टॉप पोजीशंस पर बैठे थे मनोज मोदी, आनंद जैन और भरत गोयनका जैसे लोग जिन्हें मुकेश का लॉयलिस्ट माना जाता था। ये सब सुन के तो आपको लगेगा मुकेश भाई ने गलत किया, लेकिन आगे सुनिए। और अनिल अंबानी को ये क्लियर साइन लगा कि मुकेश उन्हें साइडलाइन कर रहे हैं और मुकेश उनको बराबर का पार्टनर नहीं मानते हैं। इसके साथ साथ अनिल को यह भी लगता था कि जो कंपनी में उनका रोल है, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और मीडिया को मैनेज करना, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था। अनिल अंबानी रिलायंस की ग्रोथ के लिए ग्लोबल फंड मैनेजर्स को भी सेट करते थे, लेकिन वो नाराज थे कि उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मुकेश अंबानी अपने लॉयलिस्ट को दे रहे थे। धीरू भाई अंबानी के जिंदा रहते हुए भी साल 1999 तक दोनों भाइयों के बीच ये बड़ी दरार आ चुकी थी। ईगो और पैसा चीज ही ऐसी है, अच्छों के बीच दरार ला देती है। रिलायंस ग्रुप दो अलग अलग फैक्शंस में बंटने लग गया था, एक प्रो मुकेश ग्रुप और एक प्रो अनिल ग्रुप। धीरू भाई को भी पता था कि उनके दोनों बेटों में नहीं बन रही है, लेकिन बिजनेस को डिवाइड करने की बजाय उन्होंने एक दूसरा रूट लिया। मार्च 2002 में उन्होंने अपनी रिलायंस कंपनियों का एक मेगा मर्जर अनाउंस किया। इसमें इन्होंने रिलायंस इंडिया लिमिटेड के साथ रिलायंस पेट्रोलियम को मर्ज कर दिया। यह करने के पीछे कहा जाता है कि इनकी ये सोच रही थी कि रिलायंस ग्रुप में बंटवारा अब इम्पॉसिबल हो जाएगा और दोनों भाइयों को एक साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 6 जुलाई साल 2002 धीरू भाई अंबानी का देहांत होता है। इसके बाद अब यहाँ से बिगेस्ट वॉर शुरू होगा। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस का कंट्रोल आ जाता है और अनिल अंबानी सेकंड इन कमांड बन जाते हैं। लेकिन इसके कुछ ही महीनों बाद दोनों भाइयों के बीच में टेंशन्स और बढ़ने लगती हैं। अनिल अंबानी को लगता है कि मुकेश RIL का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने टेलीकॉम वेंचर को फाइनेंस करने के लिए और उससे खुद को और अपने दोस्तों को पर्सनल फायदा पहुंचाने के लिए। इसके अलावा नीता अंबानी का रोल भी रिलायंस इन्फोकॉम में बढ़ रहा था। वो अब रिलायंस इन्फोकॉम की एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग संभाल रही थी। अनिल अंबानी को यह सब स्वीकार नहीं था। अनिल अंबानी इसका विरोध करने लगे। इसके 3 महीने बाद जुलाई 2004 में रिलायंस बोर्ड ने अनिल अंबानी की फाइनेंशियल पावर्स घटा दी और मुकेश अंबानी को फुल फाइनेंशियल पावर्स दे दी। इसके साथ साथ एक और प्रस्ताव पास हुआ कि वाइस चेयरमैन को चेयरमैन के अंडर काम करना होगा। अनिल को इससे समझ आने लगा कि मुकेश अब उनको पूरी तरीके से साइडलाइन करना चाह रहे हैं। धीरू भाई के देहांत के बाद अनिल चाहते थे कि उनकी मां कोकिला बेन रिलायंस की चेयरमैन बने, लेकिन मुकेश ने इसे यह कहकर नकार दिया कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स में गलत मैसेज जाएगा। अब मोटा भाई तो बहुत सहने निकले भाई। मुकेश अंबानी के पर्सपेक्टिव से अगर चीजों को देखा जाए तो इन पुराने आर्टिकल्स को देखिए। उन्हें यह लग रहा था कि अनिल बिजनेस के बारे में सीरियस नहीं है। इसका कारण था अनिल की समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह के साथ नजदीकियां। मुकेश इससे काफी अनकंफर्टेबल थे। धीरू भाई अंबानी भी नेताओं के साथ नजदीकियां रखते थे, जैसे कि इंदिरा गांधी के साथ, लेकिन वो सभी नेताओं के साथ बनाकर चलते थे। किसी एक पॉलिटिशियन को ज्यादा फेवर नहीं करते थे, लेकिन अनिल अंबानी समाजवादी पार्टी से ज्यादा ही नजदीक आ रहे थे। जून 2004 में उत्तर प्रदेश से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया जाता है अनिल अंबानी के द्वारा और अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव की मदद से वो जीत भी जाते हैं। इसका कारण था कि कांग्रेस की सरकार उस वक्त सेंटर में नई चुनकर आई थी
और समाजवादी पार्टी उस वक्त कांग्रेस की मेन राइवल्स में से एक थी। आज की तरह नहीं, आज दोनों ही एक दूसरे की एलाइज हैं, लेकिन उस वक्त काफी ऑपोजिशन में रहती थी ये दोनों पार्टीज एक यहाँ पर मोटा भाई की सोच थोड़ी सही दिख रही है, उनकी सोच सही लग रही है। दूसरे के। मुकेश अंबानी को लगा कि ये रिलायंस के बिजनेस इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है कि एक ऑपोजिशन पार्टी के साथ अनिल अंबानी इतने नजदीक हो रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा जब अनिल अंबानी ने राज्यसभा के लिए अपना फॉर्म भरा था तो उनको अपनी और अपनी पत्नी की वेल्थ डिक्लेयर करनी पड़ी, और मुकेश इस चीज से भी नाखुश थे कि अब पब्लिकली सबको पता था इनके पास कितना पैसा है। एक तीसरा कारण भी था यहाँ पर, मुकेश अनिल के पावर जनरेशन प्रोजेक्ट से बड़े नाखुश थे। अनिल अंबानी ने उत्तर प्रदेश के दादरी में गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट शुरू करने की घोषणा करी थी। आगे जाके यही चीज अनिल अंबानी के लिए बर्बादी का रीजन बनेगी। उन्होंने कहा था जो गैस आएगी वो कृष्ण गोदावरी बेसिन में जो गैस डिस्कवरीज हुई हैं वहां से आएगी। मुकेश का यह मानना था कि अनिल ने इस प्रोजेक्ट को रिलायंस पर थोपा है, और ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अनिल अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव को खुश करना चाहते हैं। लेट 2004 इस पॉइंट तक आते आते दोनों भाइयों के बीच में जो रिश्ते थे वो ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच चुके थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक फ्रंट पेज रिपोर्ट में कहा कि एक बड़े बिजनेस ग्रुप के दो भाइयों के बीच में दरार आ गई है। उस वक्त ज्यादातर अखबारों में हिम्मत होती थी डेयरिंग खबरें छापने की, आज की तरह नहीं जब सारे गोदी मीडिया बने बैठे हैं। लेकिन इसके बाद 18 नवंबर 2004 को दो मजेदार चीजें हुई। इस दिन CNBC TV 18 के एक बिजनेस सेमिनार में मुकेश अंबानी गए थे और वहां पर माइक्रोसॉफ्ट के CEO स्टीव बॉलमर आए हुए थे। स्टीव असल में मुकेश के दोस्त और क्लासमेट रहे थे, ये दोनों स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में साथ में पढ़ाई करते थे। अब हुआ क्या कि इन्होंने अपनी स्पीच में एक ऐसी चीज कह दी जो बड़ी ही शॉकिंग थी। इन्होंने कहा कि स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल के उनके बैच में सिर्फ 2 लोग ही थे जिन्होंने पहले ही साल में ड्रॉप आउट कर लिया था। एक वो खुद थे और दूसरे मुकेश अंबानी थे। इसे सुनकर ऑडियंस शॉक्ड रह गई, क्योंकि सालों तक दुनिया को यही लगता था कि मुकेश अंबानी ने स्टैनफोर्ड से अपनी MBA कंप्लीट करी है। रिलायंस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी यही कहा गया था। तो ये स्पीच सुनकर मुकेश इस बात से काफी अपसेट हुए और कुछ ही देर में वो वहां से चले गए। मोटा भाई के तो सीन खराब हो गए होंगे, दुनिया को सच्चाई का पता लगते ही मोटा भाई एकदम मड़बड़ा गए होंगे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक और बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि रिलायंस ग्रुप में ओनरशिप इश्यूज चल रहे थे, लेकिन वो प्राइवेट डोमेन में। अब कोई भी इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि ऐसी चीज पब्लिकली क्यों कही जाएगी। अभी तक 2 भाइयों की ये लड़ाई पब्लिक नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद मुकेश अपनी बात से पलट गए और कहा कि रिलायंस में कोई ओनरशिप इश्यूज नहीं है, और धीरू भाई ने अपने सामने सारे इश्यूज सॉल्व कर दिए थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मीडिया में बात फैल चुकी थी। दोनों भाइयों के बीच की ये लड़ाई धीरे धीरे एक ओपन वॉर बन जाती है जो मीडिया में लड़ी जाती है। इसमें अनिल अंबानी के पास अपर हैंड था। मुकेश के खिलाफ एक के बाद एक खबरें छपने लगती हैं। मुकेश ने किन नेताओं के साथ सौदेबाजी करी है, रिलायंस को वो कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या इश्यूज हैं, सब कुछ पब्लिकली छपता है। खबरों में यह भी कहा जाता है कि मुकेश कैसे अपने छोटे भाई के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगले 7 महीनों में मुकेश अंबानी की पब्लिक इमेज काफी खराब हो जाती है। दिसंबर 2004 तक आते आते हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि देश के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम को इंटरवीन करना पड़ता है। वो कहते हैं कि इन दोनों भाइयों की लड़ाई के बीच में देश का नुकसान हो रहा है, ये लड़ाई करना बंद करो। सरकार की तरफ से प्रेशर आता है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की तरफ से प्रेशर आता है। हालांकि पीएमओ ने इस चीज को बाद में डिनाई किया था। इसके अलावा इनकी मां कोकिलाबेन की तरफ से प्रेशर आता है, और ICICI बैंक के चेयरमैन और इनके फैमिली फ्रेंड केवी कमात भी आते हैं, इंटरवीन करते हैं, और इन सब के प्रेशर में मुकेश अंबानी समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। जून 2005 में अपेरेंटली दोनों भाई अपना झगड़ा सुलझा लेते हैं और दोनों भाइयों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत मुकेश को फ्लैगशिप कंपनीज जैसे RIL और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड मिलेगी। इस वाली कंपनी को 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने रिलायंस को बेच दिया था। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी को मिलेगी रिलायंस इन्फोकॉम, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल। दोनों भाई साथ में 10 साल के लिए एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन करते हैं कि अगर किसी भाई की एक कंपनी किसी सेक्टर में है तो दूसरा भाई उसके कंपटीशन में अपनी कंपनी नहीं बनाएगा, कम से कम 10 साल के लिए। इस समझौते के तहत मोटे मोटे तौर पर मुकेश अंबानी को रिलायंस ग्रुप के लगभग 60 से 70% एसेट्स मिल जाते हैं और अनिल अंबानी को 30 से 40% एसेट्स। इसी के बाद 2007 तक आते आते अनिल अंबानी की नेटवर्थ 3 गुना बढ़ चुकी थी, $45 बिलियन, और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ थी $49 बिलियन। दोनों एक दूसरे के काफी बराबर की टक्कर में थे। अब यहाँ से असली गेम शुरू होगी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे और एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। सब लोगों को लग रहा था कि दोनों भाइयों के बीच झगड़ा परमानेंटली खत्म हो चुका है,
लेकिन ऐसा था नहीं। मुकेश अंबानी काफी नाराज थे कि रिलायंस इंफोकॉम अनिल के पास कैसे चला गया। वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो इंतजार करते रहे सही मौके का। इन्हें ये मौका मिला जनवरी 2008 में, जब अनिल अंबानी रिलायंस पावर का आईपीओ लेकर आए। Anil Ambani's Reliance Power will be the country's largest IPO. The price band is expected to be anywhere between 400 to 450 rupees. दादरी वाला पावर प्रोजेक्ट जो इन्होंने अनाउंस किया था, उसके लिए ही इन्होंने ये रिलायंस पावर बनाई थी। अनिल अंबानी ने इस आईपीओ में 12,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। जिस दिन ये आईपीओ लॉन्च हुआ, उस दिन ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। Day one of Reliance Power IPO had a rush never seen before. लेकिन इसके अगले ही दिन इस कंपनी के शेयर्स मार्केट में डंप होने लगे। It came, it listed, and it tumbled. The much hyped Reliance Power IPO today failed to ignite the markets. Instead, at the end of the day, the Sensex had seen one of its worst closings ever. एक ही दिन में शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 20% तक गिर गया। अनिल ने कहा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मुकेश की कंपनीज ये कर रही हैं। अनिल ने सेबी को शिकायत करी कि शेयर अलॉट होने के 4 मिनट में ही मॉरिशस की 7 कंपनीज ने शेयर बेचना शुरू कर दिया था और ये कंपनीज मुकेश से जुड़ी हुई थी। इन शेयर्स के बढ़ते ही अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से अमीर हो जाते, लेकिन दाम गिरने की वजह से ऐसा हुआ नहीं। ये अनिल अंबानी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इकलौता नहीं था। इसके बाद एक दूसरा झटका इन्हें लगता है MTN डील के वक्त। इनकी रिलायंस कम्युनिकेशन की कंपनी साउथ अफ्रीकन टेलीकॉम कंपनी MTN के साथ मर्ज होने का प्रोसेस शुरू कर रही थी। अगर ये डील हो जाती तो एक बार फिर से अनिल मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर हो जाते, लेकिन मुकेश ने इसका विरोध किया। मुकेश अंबानी ने दोनों भाइयों के बीच हुए एग्रीमेंट को दिखाया और कहा कि देखो इसमें क्या लिखा है। अगर दोनों भाइयों में से कोई भी अपनी कंपनियों में स्टेक बेचेगा तो दूसरे भाई को राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल देना होगा। यानी कि अगर कोई भी भाई अपनी कंपनी में शेयर बेच रहा है तो सबसे पहले वो शेयर दूसरे भाई को ऑफर करने होंगे, और अगर वो नहीं खरीदता तभी ये शेयर किसी और को ऑफर किए जा सकते हैं। अनिल अंबानी ने इस एग्रीमेंट को बाईपास करने की कोशिश करी, ये सोचकर कि क्यों ना उस साउथ अफ्रीकन MTN कंपनी में मैं खुद ही डायरेक्टली शेयर खरीद लूं। 51% शेयर इन्होंने खरीदने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये जो MTN कंपनी थी, इसने इस लड़ाई को होते हुए देखा और सोचा कि इन दोनों भाइयों के झगड़े के बीच में ये ना फंस जाए इस डील में, तो पीछे हट गए डील से। ये तो सीधी सीधी लड़ाइयां थी, लेकिन इसके अलावा अनिल अंबानी ने कहा कि मुकेश उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर भी लगा रहे हैं। अनिल की कंपनी ने दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन बिड में पार्ट लिया था और वो हाईएस्ट बिडर थी, लेकिन आखिर में सरकार ने डिसाइड किया कि ये जो कंपनी बिड कर रही है उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट सेकंड हाईएस्ट बिडर को दे दिया। कहा जाता है कि इसके पीछे मुकेश अंबानी थे। ऐसा ही कुछ कोल बेस्ड मीथेन एक्सट्रैक्ट करने के कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ हुआ और अनिल को अब लगने लगा कि उनके सारे बिजनेस फेलियर्स के पीछे मुकेश का ही हाथ है। और हैरान अब तक की स्टोरी सुन के आपको क्या लग रहा है? दोनों भाइयों में सही कौन है और गलत कौन है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए हमें। की बात पता है क्या दोस्तों, अभी तक इन दोनों भाइयों के बीच सबसे बड़ी लड़ाई होनी बाकी थी, द गैस वॉर्स, जो मुकेश और अनिल के बीच में 2005 में सेटलमेंट हुआ था। उसमें गैस एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन बिजनेस मुकेश के पास आया था और पावर जनरेशन बिजनेस अनिल के पास। इस गैस वॉर्स किताब का मैंने इस वीडियो में बहुत बार रेफरेंस लिया है। ये एक ऐसी किताब है जो लीगल ट्रबल में आ गई थी, लेकिन कोई केस इसके खिलाफ नहीं हुआ था। ये आज के दिन भी पब्लिकेशन में है, जिससे साबित होता है कि जो भी इसमें लिखा गया है उसे कोई गलत साबित कर नहीं पाया है। बात कुछ ऐसी है कि अगर अनिल अंबानी को अपना पावर प्लांट खोलना है गैस का, तो उसके लिए गैस की जरूरत होगी और गैस एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन का बिजनेस मुकेश के पास। पावर जनरेशन बिजनेस नया था और अनिल यूपी के दादरी में पावर प्लांट लगा रहे थे, इसके लिए गैस की जरूरत थी। और जब एग्रीमेंट हुआ तब मुकेश ने कहा कि वो अनिल को $2.34 प्राइस पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स गैस सप्लाई करेंगे और हर रोज 17 साल तक 28 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर से डे गैस सप्लाई की जाएगी। लेकिन इसके थोड़े ही दिन बाद दोनों भाइयों में इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया कि क्या मुकेश की कंपनी अनिल की कंपनी को सेट प्राइस पर गैस प्रोवाइड करेगी। मुकेश की कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पास $2.34 के प्राइस को अप्रूव करने के लिए अप्लाई किया, तो मिनिस्ट्री ने यह कहकर मना कर दिया कि नेचुरल रिसोर्सेज पर सरकार प्राइस तय करेगी। उस वक्त मुरली देवड़ा पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और धीरूभाई अंबानी के करीबी थे। अनिल ने कहा कि ये मुकेश को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि वो खुद प्राइस डिसाइड करेगी, लेकिन वो ज्यादा प्राइस डिसाइड करेगी ताकि फाइनली अनिल को ज्यादा पैसे पे करने पड़े गैस के लिए मुकेश को। इस बात पर दोनों भाइयों के बीच में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई और सरकार भी इसमें कूद गई। सितंबर 2007 में एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको प्रणब मुखर्जी हेड कर रहे थे, उसने RIL का गैस प्राइस $4.21 पर अप्रूव किया। यह ऑलमोस्ट डबल प्राइस था जो अनिल पे करते। तो अनिल अंबानी कोर्ट चले गए। 2009 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और यह फैसला आता है अनिल अंबानी के पक्ष में। बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि मुकेश अंबानी को अपना फैमिली एग्रीमेंट ऑनर करना चाहिए और $2.34 के प्राइस पर ही गैस को बेचना चाहिए।
इसके बाद 4 जुलाई को मुकेश अंबानी की कंपनी बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देती है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई 20 जुलाई को होनी थी, लेकिन 18 जुलाई को ही सरकार ने इसमें पिटीशन फाइल की और कहा कि नेचुरल गैस एक नेशनल प्रॉपर्टी है और इन दोनों को गैस के प्राइसेस तय करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। अनिल अंबानी आरोप लगा रहे थे कि ये यूपीए की सरकार मुकेश अंबानी के फेवर में एक्ट कर रही है और स्पेशली ये पेट्रोलियम मंत्रालय एक ऐसे पॉलिटिशियन जो धीरू भाई के काफी करीब रहे थे। अनिल ने कहा कि सरकार ओएनजीसी जैसी कंपनियों का नुकसान कराकर मुकेश को फायदा पहुंचा रही है। अब तक की कहानी सुनकर आपको क्या लग रहा है दोस्तों? ये दोनों भाइयों में सही कौन है और गलत कौन है? मुझे तो ऑफकोर्स मोटा भाई गलत लग रहे हैं कि उन्होंने अपने भाई को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अनिल की कंपनीज ने अखबारों में फ्रंट पेज एड्स देनी शुरू कर दी। इन एड्स में लिखा गया सरकार और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मुकेश को फायदा पहुंचा रही है और इससे सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। विज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सरकार अपनी ही कंपनी एनटीपीसी को रिलायंस इंडस्ट्रीज से 80% ज्यादा भाव पर गैस खरीदने को कह रही है। इससे एनटीपीसी को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस डील से 50,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। परंजॉय गुहा ठाकुर अपनी किताब गैस वॉर्स क्रॉनिक कैपिटलिज्म एंड द अंबानीज में बताते हैं कि इस बीच एक बड़ा चौंकाने वाला इंसिडेंट होता है। 23 अप्रैल 2009 को अनिल अंबानी के हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस हो रही थी। एक टेक्नीशियन भारत बोर्गे ने पाया कि हेलीकॉप्टर की फिल्टर नेक ढंग से फिट नहीं हो रही थी। उसने उसे ठीक करने के लिए खोला तो उसके अंदर पीनट के साइज के पत्थर देखे गए, छोटे छोटे पत्थर। साथ में फ्यूल टैंक के अंदर भी मिट्टी और कंकड़ पाए गए। किसी ने जानबूझकर हेलीकॉप्टर के अंदर पत्थर और छोटे छोटे कंकड़ डाल रखे थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर यह हेलीकॉप्टर उड़ा होता तो फॉर श्योर क्रैश कर जाता। एक बहुत ही शॉकिंग चीज, क्या यहां कोई अनिल अंबानी की जान लेने की कोशिश कर रहा था? इसको लेकर कई थ्योरीज चलने लगी। अनिल अंबानी के लोगों ने कहा कि ये कॉर्पोरेट राइवल्स ने किया है। इसके कुछ ही दिन बाद भारत बोर्गे की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली एक सुसाइड नोट के साथ। उस सुसाइड नोट में लिखा था कि कंकड़ मिलने के बाद मुकेश की कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स उससे मिले थे और पूछताछ करने लगे। उसको कहा कि हम दोबारा आएंगे और वो इससे डर गए। हालांकि पुलिस उसके इस सुसाइड नोट से संतुष्ट नहीं थी और उन्होंने हेलीकॉप्टर में सैबोटाज और उसकी हत्या के लिए उसके कोवर्कर्स को अरेस्ट किया। लेकिन यहां भी अनिल और मुकेश के कंपनी के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। खैर, इस गैस वॉर पर वापस आए तो इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि गैस सरकारी प्रॉपर्टी है और सरकार ही दाम तय करेगी, ना कि अंबानीज। इस जजमेंट के टाइम अनिल अंबानी सुप्रीम कोर्ट में थे और ये उनके लिए तीसरा बड़ा झटका था। इस जजमेंट का मतलब था मुकेश अंबानी कई हजार करोड़ और अमीर बन जाएंगे और अनिल अंबानी को कई हजार करोड़ों का नुकसान होगा। दोस्तों, आज के ज़माने में पैसा चीज़ ही ऐसी है, भाई भाई का नहीं रहता। इसे एक जजमेंट के बाद ना सिर्फ अनिल अंबानी की रिलायंस पावर बल्कि उनकी कई सारी और कंपनीज के शेयर मार्केट में गिर गए। इसके कुछ ही दिनों बाद दोनों भाई दोबारा मिले। 23 मई 2010 मुकेश और अनिल दोनों की कंपनियों ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की और कहा कि उनकी फैमिली एग्रीमेंट जो बनाई गई थी, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट थी, अब दोनों भाई इसे खत्म करने का फैसला ले रहे हैं। खत्म करने का मतलब था कि दोनों भाई अब सारे बिजनेसेस में जा सकते थे और एक दूसरे के खिलाफ के बिजनेसेस में भी जा सकते थे। मुकेश कोर्ट में लड़ाई जीत गए थे और अब अनिल को गैस के लिए उनकी जरूरत थी। महंगे दाम में ही सही, नॉन कम्पीट खत्म करने की वजह से उनको पावर प्लांट में कम से कम गैस तो मिल रही थी। लेकिन बाद में जो हुआ उससे लगा कि मुकेश ने नॉन कम्पीट हटवा लिया, लेकिन फिर भी अनिल के हाथ ज्यादा कुछ नहीं आया। अनिल अंबानी अपने दादरी में बनने वाले पावर प्रोजेक्ट के लिए पहले से ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। उस प्रोजेक्ट को जमीन की जरूरत थी और 2004 में यूपी की मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इसके लिए एक इमरजेंसी प्रोविजन का इस्तेमाल किया और अनिल अंबानी को जमीन दिलवा दी। ऐसा करते समय उन किसानों से नहीं पूछा गया जिनकी ये जमीन थी। तो इस बात के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और कांग्रेस के राज बब्बर ने विरोध किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करी। दिसंबर 2009 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई और ये जजमेंट किसानों के फेवर में थी। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार को किसानों की जमीन किसी कंपनी को इस तरीके से देनी थी तो हर एक किसान से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी था। और अगर किसानों को अपनी जमीन वापस चाहिए तो उनको अनिल अंबानी की कंपनी से जो भी मुआवजा मिला है उसे लौटाकर अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। इसके खिलाफ अनिल अंबानी पहले तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, लेकिन 2014 में कोर्ट में जाकर कहते हैं कि अब उन्हें इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए गैस सप्लाई सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल बन गया है, तो वो किसानों की जमीन लौटा देते हैं। हजारों करोड़ का नुकसान और एक और बड़ा झटका अनिल अंबानी को। लेकिन अनिल के पास अभी भी एक बड़ा बिजनेस था, टेलीकॉम का बिजनेस। बस दिक्कत ये थी कि जब बंटवारे में अनिल को टेलीकॉम बिजनेस मिला था तब अनिल को कोई आइडिया नहीं था कि ये बिजनेस कितना कॉम्पिटिटिव हो सकता है।
ऊपर से इस बिजनेस में भारी पैसों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी अगर सक्सेसफुल होना था तो। 2010 तक आते आते इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री 2G से 3G पर शिफ्ट हो रही थी। इंटरनेट सेवाएं शुरू हो रही थी और उसके लिए टेलीकॉम इक्विपमेंट और स्पेक्ट्रम परचेज में हैवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत थी। हजारों करोड़ों रुपए की जरूरत थी। अनिल ने 3G में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसकी वजह से उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आ गया। अपने ऊपर कर्ज कम करने के लिए अनिल ने टावर ऑपरेशंस के लिए GTL इंफ्राटेक से 50,000 करोड़ की डील करने की कोशिश करी, एक मर्जर करने का कोशिश की, लेकिन यह प्लान भी फेल रहा। अगले साल 2G स्पेक्ट्रम का अलेजिड घोटाला होता है और 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस को देश भर में कैंसिल किया जाता है। इनमें से एक लाइसेंस अनिल अंबानी का भी था। CBI अनिल अंबानी से स्वान टेलीकॉम को प्रमोट करने में उनके रोल के बारे में पूछताछ करती है। Anil Ambani's role in the share of Swan was being probed. The CBI said that Anil Ambani sold Swan shares to Delphi at throwaway prices. लेकिन इसके बाद भी अनिल अंबानी 3G में इन्वेस्ट करते रहते हैं। मुकेश अंबानी दूसरी तरफ अपना 4G नेटवर्क जियो लाने की तैयारी शुरू कर रहे थे। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि रिलायंस के मोबाइल बिजनेस में सबसे बड़ी गड़बड़ मुकेश अंबानी ने करी थी, लेकिन वो गड़बड़ भारी पड़ी अनिल अंबानी को। बात कुछ ऐसी है कि जब साल 2002 में मुकेश अंबानी ने इस बिजनेस को शुरू किया था तो दो तरीके के सिम कार्ड्स होते थे, एक GSM सिम कार्ड और एक CDMA सिम कार्ड। मुकेश ने रिलायंस के लिए CDMA चूज किया, लेकिन जो दूसरी कंपनीज थी उस वक्त एयरटेल, हच जैसी, उन्होंने GSM चूज की। CDMA सिम कार्ड में दिक्कत यह थी कि इस पर सिर्फ 2G और 3G की टेक्नोलॉजी चल सकती थी, 4G नहीं चलता था। तो अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस को अगर 4G ऑफर करना था तो तुरंत उन्हें अपना सिम कार्ड बदलना था। 1 साल के भीतर अपने सारे सिम कार्ड्स को CDMA से GSM पर शिफ्ट करना था। ऐसा करना काफी डिफिकल्ट था, बहुत सारे और पैसों का खर्चा। साल 2012 तक वोडाफोन रिलायंस कम्युनिकेशन से आगे निकल गई थी और 2016 तक आते आते अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन चौथे नंबर पर खिसक चुकी थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था, मुश्किलें बहुत सारी थी और इसी के बीच मुकेश अंबानी अनाउंस करते हैं रिलायंस जियो। This morning I start with the newest and the youngest member of the Reliance family, Jio. रिलायंस जियो ने फ्री 4G सर्विसेज देकर सबके कस्टमर्स छीन लिए। Jio's data, voice, video will be available for everyone, absolutely free. अनिल अंबानी के टेलीकॉम बिजनेस की हालत बद से बदतर हो गई। एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर अनिल अंबानी ने अपनी कंपनी को 2017 में मर्ज करने की कोशिश करी एयरसेल कंपनी के साथ, लेकिन ये डील भी फेल हो गई। इस डील के फेल होने की वजह से कैनेडियन कंपनी ब्रुकफील्ड के साथ जो अनिल की टावर डील थी वो भी फेल हो गई और इसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपने 2G और 3G बिजनेस को बंद करने की घोषणा कर दी। 2017 तक रिलायंस कम्युनिकेशन पर 43,000 करोड़ रुपीस का डेट था। कुछ कर्ज कम करने के लिए इन्होंने अपने टावर और फाइबर बिजनेस को बेचने की कोशिश करी 30,000 करोड़ रुपए की डील में टिलमैन और TPG को, लेकिन ये डील भी फेल हो गई। जब और कोई ऑप्शन नहीं बचा तो अनिल अंबानी अपने भाई मुकेश अंबानी के पास जाते हैं। अपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के वायरलेस स्पेक्ट्रम, टावर, फाइबर, मीडिया कन्वर्जेंस नोड्स सबको बेचने की कोशिश करते हैं रिलायंस जियो को, लेकिन मुकेश अंबानी ने इस कर्ज की गारंटी लेने से मना कर दिया और इस वजह से ये डील भी नहीं हो पाई। 2018 तक आते आते अनिल अंबानी ने रेगुलरली कोर्ट के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे क्योंकि उन पर कर्ज इतना बढ़ चुका था, कर्जदार उनके पीछे पड़े थे। एरिक्सन कंपनी ने अनिल पर डिफॉल्ट का इल्जाम लगाया और 2018 में एरिक्सन सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को कहा कि 30 सितंबर 2018 तक एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए वापस करो, लेकिन अनिल अंबानी ये पैसे भी वापस नहीं कर पाए और एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी। कोर्ट ने कहा कि अगर मार्च 2019 तक अनिल एरिक्सन को ये पैसे नहीं दे पाएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के मुताबिक अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाने के लिए उनकी मां मुकेश अंबानी से मदद मांगती है। अनिल ने मुकेश के पास जाकर नेगोशिएशन की और एलिजिडली अनिल को एक तरीके से मुकेश के सामने भीख मांगनी पड़ी कि वो उनकी मदद करें। आखिर में मुकेश उनकी मदद करते हैं। एरिक्सन को पेंडिंग पैसे देकर मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को जेल जाने से बचा लेते हैं। 25 सितंबर 2019 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने रिलायंस कम्युनिकेशन को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया और कर्ज चुकाने के लिए कंपनी के एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया। आखिर क्या कारण था अनिल अंबानी की डाउनफॉल के पीछे? ऐसा नहीं है कि रिलायंस कम्युनिकेशन इकलौती दिक्कत थी अनिल अंबानी की। इनकी दिक्कतें 2014 में ही शुरू हो गई थी जब इनकी कंपनियों पर कर्ज बढ़ने लगा था। 2018 तक आते आते इनकी सारी कंपनियों पर कुल मिला के 1,72,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इंडिया टुडे के मुताबिक असल में अनिल
अनिल ऐसे बिजनेसेस में घुसे जहां पर बहुत सारे पैसे की जरूरत थी और उन्होंने जो फैसले लिए वो स्ट्रैटेजी से ज्यादा एम्बिशन पर बेस्ड थे। नेताओं से कनेक्शंस के दम पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की मदद से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करना, अनिल इसमें सबसे आगे थे। लेकिन 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चीजें थोड़ी बदल गई थी और पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को फंड ज्यादा करने को तैयार नहीं थे। शुरुआत में कुछ बैड लक थी, लेकिन बाद में उनके खुद के गलत फैसले थे। धीरे धीरे इनके सभी प्रोजेक्ट से हवा निकलनी शुरू हो गई। 2014 में रिलायंस एंटरटेनमेंट को अपना मल्टीप्लेक्स चेन बिग सिनेमास को बेचना पड़ा अपना कर्ज उतारने के लिए। अगस्त 2018 में अनिल ने अपना रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का मुंबई सिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस गौतम अडानी को 18,800 करोड़ में बेच दिया। इस सब के चलते रिलायंस इंफ्रा अपना 23,000 करोड़ का कर्ज उतार पाया। लेकिन आज के दिन तक रिलायंस पावर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। सितंबर 2018 में अनिल ने अपने शेयर होल्डर्स को कहा कि 24,000 मेगावाट के पावर जनरेशन प्लांट्स अटके हुए हैं क्योंकि उन्हें गैस नहीं मिल पा रही। इसकी वजह से करीब 1.2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स फंसी हुई हैं उनके मुताबिक। रिलायंस पावर को 3 पावर प्लांट्स बनाने के प्रोजेक्ट मिले थे, लेकिन उसमें से वो अभी तक एक ही बना पाई है और उस एक प्रोजेक्ट में भी इन्होंने कोर्ट में कहा कि हमें ज्यादा माइनिंग करने की परमिशन चाहिए, नहीं तो उसके बिना वो घाटे में चली जाएगी कंपनी और ये प्रोजेक्ट भी बंद करना पड़ेगा। जब दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ था, अनिल के पास जो बिजनेस आए वो बड़े ही कैश हंग्री बिजनेस थे जिनमें लगातार इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत थी। लेकिन मुकेश के पास जो बिजनेस गए वो कोर बिजनेसेस थे, जैसे कि ऑयल एंड गैस। उन बिजनेसेस में इतनी इनोवेशन करने की जरूरत नहीं थी और एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो काफी लॉन्ग टर्म तक चलती। अनिल के पास कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं आया जिससे उनको लगातार कैश फ्लो मिल सके और उस पैसे का वो इस्तेमाल कर सके बाकी अपने बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के लिए। वो तब तक ही सक्सेसफुल रहे जब तक बैंकों से और इन्वेस्टर्स से अच्छी फंडिंग आ रही थी। लेकिन जैसे ही फंडिंग रुकी, उनके ऊपर कर्ज बढ़ता चला गया। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या दोस्तों, अनिल अंबानी ने सिर्फ इंडियन बैंकों से ही नहीं बल्कि चाइनीज बैंकों से भी कर्ज लिया था। 3 चाइनीज बैंक जिनको चाइना की सरकार कंट्रोल करती है, उन्होंने लंदन के हाई कोर्ट में एक लॉसूट फाइल किया कि अनिल ने उनसे $925 मिलियन का 2012 में रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए कर्ज लिया था। इस कर्ज की उन्होंने पर्सनल गारंटी दी थी, लेकिन अब वो हमारे पैसे नहीं लौटा पा रहे। अनिल अंबानी ने लंदन के कोर्ट में जाकर कहा कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू खत्म हो गई है और आज के समय में मेरी लायबिलिटीज देखकर मेरी नेटवर्थ एक्चुअली में 0 है। इन्होंने कोर्ट में कहा कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसको बेचकर मैं अपना कर्ज चुका सकूं। जज ने इस बात पर कहा कि अनिल गलत कह रहे हैं, उनके पास इससे ज्यादा एसेट्स हैं। हम ये नहीं मानते कि अंबानी फैमिली ने उनको अपने ही हाल पर छोड़ दिया होगा। इसके रिस्पॉन्स में अनिल ने कोर्ट को स्टेटमेंट दी कि वो जो एक बार मुकेश अंबानी ने मेरी मदद करी थी वो सिर्फ एक ही बार करी थी और ऐसा दोबारा नहीं होगा। फरवरी 2022 में सेबी ने अनिल अंबानी को डाइवर्जन ऑफ फंड्स के आरोप में किसी भी लिस्टेड एंटिटी से डायरेक्टर के रूप में एसोसिएट होने से बैन कर दिया। मार्च 2022 में अनिल अंबानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के बोर्ड से रिजाइन भी कर देते हैं। 23 अगस्त 2024 डाइवर्जन ऑफ फंड्स के आरोप में सेबी अनिल अंबानी को इंडियन सिक्योरिटी मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर देती है। आज अनिल पब्लिक में दिखना बंद हो चुके हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक उनके जानने वाले कहते हैं कि अब वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल बन गए हैं। उन्होंने मटेरियल सक्सेस को पीछे छोड़ दिया है। वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चीजों को टर्न अराउंड किया जा सके और अपनी किस्मत को बदला जा सके, लेकिन अब ये इनकी हालत देखकर इम्पॉसिबल लगता है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अनिल अंबानी को यह भी एडवाइस दी गई है कि वो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दें और अपने ऊपर कर्जों से मुक्ति पा लें। लेकिन उनको अभी भी लगता है कि अगर इस तरीके से गिव अप कर दिया तो कमबैक करने का कोई चांस नहीं रहेगा फ्यूचर में। इस वीडियो से दोस्तों आपको क्या सीख मिलती है, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। मेरी राय में एक चीज बड़ी साफ है यहाँ पर, चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी ही क्यों ना हो, वो पैसा आपके लिए परिवार नहीं बना सकता। पैसा आपकी ईगो और आपके घमंड को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। इसकी बात मैंने इस वाले वीडियो में भी करी थी। सोच कर देखो, अगर ये दोनों भाई एक दूसरे से लड़ने की जगह साथ में मिलकर रहते और काम करते तो इनकी जिंदगी कितनी अलग होती। शायद सही कहा जाता है, एक आदमी अगर दिल से गरीब हो तो दुनिया की सारी दौलत भी कम पड़ जाती है। दोस्तों, ये थी पूरी अंबानीज फैमिली की पूरी हकीकत जो आपने अभी सुनी, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अब आपको क्या लगता है, दोनों भाइयों में से सही कौन है और गलत कौन है? कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए, और ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताइए। दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, और अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनानी चाहिए उसका भी सजेशन मुझे आपसे चाहिए। तो प्लीज़ अपना सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।